हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग? So let's have a quick revision whatever we have done it in our last videos without wasting any time. हमने already moment of force के बारे में बात कर लिया है. मैंने already बता दिया है moment of the force is the force responsible to turn the body. वो फोर्स जो बॉडी को टर्न करवाता है that is known as moment of force. हमने मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला भी देखा था. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? रिमेंबर मैंने बोला था कि समझो ये बॉडी है व्हिच इज पाइवटेड एट दिस पॉइंट. ठीक है, लेट्स से व्हिच इज पाइवटेड एट दिस पॉइंट. तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द फिक्स पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और फिक्स पॉइंट जो होता है उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमने उसके एसआई यूनिट के बारे में भी बात किया था. एसआई यूनिट ऑफ moment of force is Newton meter. Then we also discussed about its CGS unit, that is Dyne centimeter. याद है सबको? I'm just revising it. 1 Newton meter was equal to 10 to the power 7 Dyne centimeter. किया हुआ है हमने, है ना? इसके बाद हमने कपल के बारे में बात करी थी. मैंने बोला था मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉट द ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू टर्न द बॉडी. There are always two forces, action and reaction forces, जो body को turn करवाता है. That is known as couple. And those two forces are always in opposite direction, having equal magnitude, but that they do not act along the same line. दो forces जिनका magnitude same होगा, direction अलग होगा, and they will not act along the straight line, उसको हमने couple बोला था. फिर मैंने एक तुमको फॉर्मूला दिया था. that formula was or that trick was कि whenever assume करते हैं कि एक बॉडी है लेट्स से AB. इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स यहां लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स यहां लग रहा है 5 न्यूटन का. सो डिड यू नोटिस ये जो फोर्स है ये बॉडी को इस डायरेक्शन में घुमा रहा है. टू बी मोर प्रिसाइज आई वुड कॉल इट एज एंटी क्लॉकवाइज. एंड ये फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में घुमा रहा है इन द सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस इज लेट्स से 10 मीटर, तो इस डिस्टेंस को हमने बोला था कपल आर्म. फिर मैंने एक चीज स्पेसिफाई करी थी कि जब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. कैन यू सी दैट? दोनों अलग अलग फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं. उस केस में अगर तुमको एग्जाम में पूछा दैट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन दिस बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू कपल आर्म. फोर्स इनटू कपल आर्म. आई एम श्योर सबको याद होगा. अभी हाल फिलहाल में मैंने करा हुआ है. जिसको याद नहीं होगा उसके लिए वो प्रीवियस लेक्चर के लिंक में शेयर कर दूंगा. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू कपल आर्म. Force, if you can see, it was 5 Newton and couple arm was 10 meter. तो मेरा moment of force जो लगेगा that would be 15 Newton meter. याद आ रहा है सबको? Perfect. So this was about couple force, है ना? उसके बाद हमने center of gravity के बारे में बात करी थी. Let's have a quick revision. Center of gravity बच्चा लोग क्या था? मैंने बोला था सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पे बॉडी खुद को बैलेंस करती है. हम ह्यूमंस के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? हमारे नेवल के वहां पे, जस्ट बिलो आवर नेवल पार्ट. ठीक है, तो वहां से मेरी बॉडी खुद को बैलेंस कर सकती है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीधी भाषा में बता रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी खुद को बैलेंस आउट करती है. ठीक है, बट हमारे फिजिक्स की भाषा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? इट वाज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट about which sum of moment of forces
of all the particles constituting the body is zero. ठीक है, center of gravity, that is COG, is a point about which the sum of moments of forces of all the particles constituting the body is zero. डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, डिटेल में नहीं जाऊंगा. जिसको चाहिए अपना वीडियो वापस देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बिकॉज आज का जो वीडियो है स्पेशली इट इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, मैं इसीलिए ये रिवाइज कर रहा हूँ सो दैट हमको न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प होगा. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे याद रखना है कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी खुद को बैलेंस आउट करती है. Where body balances itself, जहां पे बॉडी खुद को बैलेंस करेगी उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Then we have also seen different shapes and we have discussed about their center of gravity. एक अंडरलाइन चीज जो हमेशा याद रखनी होती है कि जितना मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए, जितना बॉडी को मुझे स्टेबल रखना है, उतना मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए, उतना मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए अबव द बेस. To keep the body in stable equilibrium or to keep the body in equilibrium, the center of gravity should be as low as possible, but it should be above the base. एक एग्जांपल याद करते हैं हम लोग 9th स्टैंडर्ड का, अगर तुमको याद रहेगा तो. डू यू रिमेंबर अपथ्रस्ट का चैप्टर जहां पे हमने शिप्स के बारे में पढ़ा था कि शिप जब पानी में जाती है, इट इज एम्प्टी, अगर वो लोडेड नहीं है तो उसके अंदर मिट्टी भरी जाती है या पत्थर भरे जाते हैं. पता है क्यों भरे जाते हैं? सो दैट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ सके. अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा तो वो ज्यादा बैलेंस रहेगी, ताकि जब इतनी खतरनाक वेव्स चलती है उसकी वजह से वो कहीं टूट ना जाए. बिकॉज अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर होता है ना तो बॉडी के टूटने के उतने चांसेस होते हैं. तो दैट इज व्हाई जब अनलोडेड शिप होती है, जो एम्प्टी शिप्स होती हैं, जब वो एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है ओशियन के अंदर या सी के अंदर, तो दे मेक श्योर कि वो मिट्टी अंदर भर के लेके जाते हैं या तो पत्थर भर के लेके जाते हैं. कोई पूछेगा ना क्यों, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे सो दैट उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ सके और वो खुद को बैलेंस कर सके. क्योंकि कॉन्स्टेंटली पानी का अपथ्रस्ट लगेगा उसके ऊपर, इतनी खतरनाक वेव होगी जो बार बार वो ऊपर नीचे करेगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर होगी तो शिप ऐसे क्रैक हो जाएगी. टाइटैनिक में ऐसे ही हुआ रहेगा. अरे टाइटैनिक का अलग रीजन है भैया, ठीक है, वो कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे. बट खाली मुझे ये याद रखना है कि बॉडी को अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है या बॉडी को ज्यादा स्टेबल रखना है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल एंड इट शुड बी अबव द बेस. बेस के ऊपर, पर जितना नीचे हो सके उतना. ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था. एक तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे और एक उसके साइज पे. अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा. इफ यू टॉक अबाउट मी, आई एम बीइंग 6'1", मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी और मेरे सामने अगर कोई 5 फुट का आदमी खड़ा है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी. समझ में आ रहा है? तो बिकॉज हमारा शेप एंड साइज अलग है. तो रिमेंबर दिस, है ना. मूविंग अहेड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल. ऑल्दो उसके बेसिस के ऊपर कोई सम नहीं है तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा. सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर के टुवर्ड्स काम करता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है इट वर्क्स अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, फ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर. टुवर्ड्स अवे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट और वो स्ट्रेट लाइन में काम करता है. तो यहाँ पे हमारे न्यूटन भगवान जी काम में आते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड मूविंग ऑन टू न्यूमेरिकल्स. हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए आते हैं. एंड सबसे पहले क्वेश्चन में वो तुमको बोलेंगे ड्रॉ द डायग्राम. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन. अगर तुम रीड नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू आंसर इट. तो हम पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. ठीक है, तो मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं. सो ये एक सम है, एक न्यूमेरिकल है, विच इज
very important from your board's point of view for the next year as well as this year. ठीक है, दोनों सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Let me read the question. It says that a uniform meter rule balances horizontally on a knife edge placed at 50 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. उसने बोला है कि भाई एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है. यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब उसके अंदर कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर है. तो उन्होंने नाइफ एज मतलब फलक्रम कहाँ रखा हुआ है? 58 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और वो बैलेंस हो रही है. वो बैलेंस कब हो रही है? जब अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड. तो उसने बोला भैया ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट. एंड दूसरा व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल. अब बहुत सारे लोग यहीं पे मार खाते हैं, उनको डायग्राम समझ ही नहीं आता. सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक मीटर रूल बना देंगे. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ अ यूनिफॉर्म मीटर रूल. तो मैंने एक यूनिफॉर्म मीटर रूल बना ली. लेट्स से ये इसका 0 सेंटीमीटर का मार्क है. ठीक है, दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर का मार्क है. तो 0 के बाद भैया आएगा 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर आएगा 50, 60, 70, 80 एंड 90. करेक्ट है. तो मैंने एक 100 सेंटीमीटर की रूल बना दी है. उसने क्या बोला है? नाइफ एज या फलक्रम कहां पे है? 58 सेंटीमीटर, which has to be between 50 and 60. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फलक्रम बना दिया है. मैंने यहाँ पे एक फलक्रम बना दिया है at 58 सेंटीमीटर मार्क. at 58 सेंटीमीटर मार्क. अभी भी रूल जो है वो बैलेंस हो रही है. जब 20 ग्राम फोर्स ऑफ when a weight of 20 gram force is suspended from one end. क्वेश्चन इज जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 20 ग्राम फोर्स का जो वेट है वो मैं कहां पे सस्पेंड करूं? सर मैं 0 पे करूं या 100 पे करूं? तो अब बात आ जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की. भैया मेरे को एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे 20 ग्राम फोर्स का वेट सस्पेंडेड नहीं है तो क्या ये बैलेंस है? कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो फलक्रम रखा हुआ है वो 58 पे है. ऑफ कोर्स नहीं है. सब यही बोल रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि ये सर रूल जो है वो बैलेंस नहीं है. क्यों नहीं है बच्चा लोग? आइडियली उसका जो फलक्रम होना चाहिए था दैट शुड हैव बीन ऑन 50 सेंटीमीटर मार्क. देन ओनली दिस रूल वुड हैव बैलेंस्ड इटसेल्फ. बट नाउ इंस्टेड ऑफ 50 ये जो रूल का जो फलक्रम रखा हुआ है वो 58 पर रखा हुआ है. तो स्केल का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो इस साइड में है. तो कहने से अगर मैंने कुछ भी और वेट नहीं रखा है तो स्केल इस तरफ झुकने वाली है. स्केल जो है वो इस तरफ झुकने वाली है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डू यू ऑल अग्री? तो अगर मैं वेट भी यहाँ पे लगाऊंगा तो स्केल तो गिर जाएगी. स्केल सीधा इस तरफ गिर जाएगी. गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तो 20 ग्राम फोर्स का वेट कहां पे सस्पेंड करना पड़ेगा? इट हैज टू बी सस्पेंडेड हियर. इट हैज टू बी सस्पेंडेड हियर. तो भैया ये मेरा 20 ग्राम फोर्स का वेट जो है वो सस्पेंड हो गया है. एंड आफ्टर सस्पेंडिंग 20 ग्राम force of weight on the other side, they're saying now this scale is balanced. बैलेंस का मतलब है भैया वो ऐसी है. अब ना वो इस तरफ झुक रही है ना वो इस तरफ झुक रही है. अब वो बैलेंस है. तो मैंने डायग्राम तो बना दिया. उन्होंने मेरे को बोला था डायग्राम बनाओ भैया, मैंने डायग्राम बना दिया. अब वो बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ द रूल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द वेट ऑफ द रूल. ठीक है. अब यहां पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. since the scale is already balanced, so we can use the principle of moment which states that sum of anti-clockwise moment is always equal to sum of clockwise moments और vice versa. फर्क नहीं पड़ता है ना. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है बच्चा लोग कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. मैंने ये तो देख लिया कि ये जो स्केल खुद है वो यहाँ पे झुक रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. डू यू अग्री कि ये जो फोर्स है
वो कोशिश करेगा स्केल को क्लॉकवाइज घुमाने में, स्केल को क्लॉकवाइज घुमाने में। तो यहां पे क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर मुझे निकालना है तो भाई मेरा फोर्स मुझे पता है, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल दूं तो मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट पता चल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है खुद स्केल के वेट की वजह से। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हो रहा है वो खुद स्केल के वेट की वजह से हो रहा है। तो अभी मैं यहां पे लिखूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है? दैट sum of clockwise moments, sum of clockwise moments is always equal to sum of anti-clockwise moments. Sum of clockwise moments is always equal to sum of anti-clockwise moments. So let's talk about clockwise moment. Moment का फॉर्मूला है force into perpendicular distance. Force कितना लग रहा है? 20 ग्राम force. Perpendicular distance कितना होगा? कहां से चेक करते हैं? फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज पाइवटेड। तो इट इज पाइवटेड एट 58 सेंटीमीटर मार्क एंड मैंने वेट को सस्पेंड किया है 100 सेंटीमीटर मार्क पे। तो डिस्टेंस कितना होगा? लेट्स सबट्रैक्ट। सो 100 माइनस 58 होगा। इट इज 100 माइनस 58 दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज का मैंने निकाल लिया। नाउ दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? स्केल खुद घुमा रही है। क्या स्केल का वेट पता है? नहीं पता, वही तो उन्होंने पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ द रूल। तो मैं बोलूंगा भैया चलो वेट ऑफ द रूल x है, तो वही मेरा फोर्स होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे लोग बहुत गलती करते हैं, मैं अगर पूछता हूं उनको सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो मुझे बोलेंगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो 58 होगा, क्योंकि स्केल यहां से झुक रही है ना, 0 सेंटीमीटर मार्क से झुक रही है सर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 58 होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। Whenever you have to remember this, whenever they are asking to find the weight of the rule, in that case आपको रूल के केस में उसका आइडियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना पड़ेगा। अगर 1 मीटर लंबी स्केल है या 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल है, तो उसका आइडियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो 50 पे होगा, वो 50 पे होगा। पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया है ना, इंस्टेड ऑफ 50 कहां पे शिफ्ट किया उन्होंने? 58 सेंटीमीटर मार्क पे। तो कितना खिसकाया उन्होंने, कितना डिस्टेंस से खिसका दिया उन्होंने? सो इट इज 58 माइनस 50। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी वो पूछेंगे अबाउट द रूल, तो रूल के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी फ्रॉम द आइडियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू अ पॉइंट वेयर द एक्चुअल फल्क्रम इज। रूल के केस में फ्रॉम द आइडियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द एक्चुअल फल्क्रम इज, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है? तो मूविंग ऑन, सो दैट इज 20 into 100 minus 58 मेरे को देगा 42, x minus 58 minus 50 देगा मुझे 8। आया सबको? अब भैया तो सिंपल है ना, 8 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे खिसका दो उसको, यहाँ पे खिसका दो तो डिवाइड हो गया। चलो भाई 4 से करते हैं, 4 2 जा, 4 5 जा, 2 1 जा, 2 21 जा, 21 5 जा, 105 ग्राम फोर्स। So therefore weight of the scale is 105 gram force. Very important sum. समझ में आ रहा है सबको? अरे भैया नहीं समझा तो रिवाइंड करो, वापस देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, आ ही जाएगा। बड़ा सिंपल और लल्लू सम है। क्लियर है? इस सम का टेक अवे पॉइंट है, whenever they ask about weight of the rule, in that case the perpendicular distance would be the distance between the actual center of gravity to a point where the fulcrum is placed, to a point where the fulcrum is placed. In that way we can find the weight of the rule. remember भैया, remember, समझा? चलो छाप लो सब लोग, then we'll move on to the next sum.
ये एक और सम है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके टेक्स्ट बुक का सम नंबर 12 है, ठीक है। आई रीड द सम, a scale is supported at the middle point O. Can you see that? This is a scale, तो it is supported at the midpoint O, मतलब फलक्रम यहाँ रखा हुआ है। A weight of 40 gram force is placed at a distance of 40 centimeter to the left of point O. एक 40 ग्राम फोर्स का वेट रखा है, कहाँ पे? At a distance of 40 centimeter to the left of point O. क्वेश्चन पूछा है, how can you balance the bar with a weight of 80 gram force? उसने बोला इस बार को बैलेंस करना है एक और वेट डाल के। कितना वेट? 80 ग्राम फोर्स का वेट। अब भैया इतना याद रखना कि कभी भी सम के अंदर बैलेंस वर्ड आया भैया, तो हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बट नाउ द कॉमन सेंस स्टेट्स दैट कि भैया 80 ग्राम फोर्स का वेट जो है वो यहाँ तो मैं रखूंगा नहीं। अगर स्केल को मुझे बैलेंस करना है तो 80 ग्राम फोर्स का वेट मैं यहाँ तो रखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो स्केल तो ऐसे ही चली जाएगी। तो ऑब्वियसली सिंस मैं 80 ग्राम का फोर्स मैं यहाँ नहीं रखूंगा, क्योंकि स्केल तो यहाँ जा रही है, तो हमें रखना कहाँ पड़ेगा? हमें रखना पड़ेगा ये साइड में। अरे भैया तभी तो मेरी स्केल जो है वो बैलेंस होगी, है ना? सो और मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि whenever you see any word like balance, तो you have to use principle of moments, you don't have to use your brain। अभी ये जो 40 ग्राम वाला फोर्स है, 40 ग्राम फोर्स वाला जो वेट है, ये स्केल को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 80 ग्राम फोर्स में यहां रखूंगा तो भैया ये घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लगाओ ना भाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। चलो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से क्या होगा। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, अरे भैया मेरी मार्कर, sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments. Sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments. तो क्लॉकवाइज की मैं बात करूं तो मुझे वेट तो पता है, फोर्स तो पता है 80, फाइंड तो मुझे डिस्टेंस ही करना है। उन्होंने तो बोला ना कि 80 ग्राम फोर्स का जो वेट है वो हमको कहां रखना है। भैया अपने को तो पता नहीं है, जब अपने को पता नहीं है तो मैं बोलूंगा चलो भाई x डिस्टेंस पे रखना है। ये वाला फोर्स जो है, ये वाला जो वेट है 40 ग्राम फोर्स का, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। और कितने डिस्टेंस पे है ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 40 हो गया। अब 80 मल्टीप्लाई हो रहा है तो भैया वहां भेज दो, तो 40 इंटू 40 बाय 80, 1 जा 2 जा 20 जा, तो x का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो 80 ग्राम फोर्स का वेट है, भैया वो कहां रखना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर मार्क पे। तो वी हैव टू राइट दैट देयरफॉर a weight of 80 gram force is to be kept at a distance of 20 centimeter from point O to the right of it. It is very important to mention this कि राइट में रखना है कि लेफ्ट में रखना है। मैं तो कैसे समझेगा? मैं तो कोई ऐसे लिख के आएगा 20 सेंटीमीटर, और अगर टीचर को मार्क्स काटने तो तुमने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी है। So rather than that you have to be careful and you have to mention everything कि 80 ग्राम फोर्स का जो वेट है वो भैया इस फिक्स पॉइंट के राइट में रखेंगे, तब जाके बैलेंस होगी ये स्केल। समझा? फटाफट करो, आगे करते हैं। This is one more sum which is very important, ठीक है। ये भी एक important sum है, इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। I hope it is visible guys. Now a uniform meter rule placed on a fulcrum, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है which is placed on a fulcrum at its midpoint O। ये ना midpoint मतलब exactly 50 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है
and having a weight of 40 gram force at the 10 centimeter mark, yes we can see that in the diagram, and a weight of 20 gram force at the 90 centimeter mark, ये भी मेरे को दिख रहा है. The very first question they have asked is the meter rule in equilibrium? क्या ये rule equilibrium में है? If not, how will it turn? अगर वो equilibrium में नहीं है भैया तो कौन से direction में turn करेगी? If we have to find whether the scale is in equilibrium or not, so हम लोग करते क्या है? वही principle of moments. हम क्या करेंगे? पहले मैं clockwise moment निकालूंगा, then we'll find the anti-clockwise moment. और अगर दोनों का addition same है तो yes it is in equilibrium. And if the answer is not same in both the cases, then it is not in equilibrium. ओके तो सर फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज? अरे सिंपल, जिस डायरेक्शन का मोमेंट ज्यादा होगा वो उधर झुकेगी. अगर क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है तो वो क्लॉकवाइज में झुकेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में झुकेगी. सो वी हैव टू फाइंड इट इंडिविजुअली एंड देन वी हैव टू डिसाइड, राइट? तो कैन आई से ये जो फोर्स है ये भैया एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगी, और ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज में घुमाएगा. बरोबर है ना? तो लेट्स फाइंड द सम ऑफ मोमेंट्स, लेट्स फाइंड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड देन फाइंड द क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, सो विल फाइंड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. आई से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स लग रहा है 40, डिस्टेंस कितना है भैया? डिस्टेंस कितना है? 50 में मेरा फलक्रम है, 10 में मेरा वेट है, 50 माइनस 10 करो, सो दैट इज 40. तो 40 इंटू 40 ये हो गया 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. ये मैंने निकाल दिया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. लेट्स फाइंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स. क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए फोर्स है मेरा 20 और डिस्टेंस कितना होगा? ये 90 सेंटीमीटर पे है और ये 50 पे है. माइनस करो, 90 माइनस 50 दैट इज 40, सो दैट इज 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. क्या इक्विलिब्रियम में है? एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है 1600, क्लॉकवाइज में आ रहा है 800. क्या इक्विलिब्रियम में है? नहीं है. सो वी हैव टू राइट इट हियर दैट since anti-clockwise moments is not equal to clockwise moments. Since anti-clockwise moment is not equal to clockwise moment, therefore it is not in equilibrium. ये तो बता दिया. अब वो कौन से डायरेक्शन में झुकेगी उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट मोमेंट. क्या बोल रहे हो सर? अरे सर हमें तो पता चल गया कि वो झुकने वाली एंटी क्लॉकवाइज में है, बट हमको दिखाना पड़ेगा कि रिजल्टेंट मोमेंट कितना है. ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट मोमेंट निकालूंगा. तो रिजल्टेंट मोमेंट में क्या होएगा? ज्यादा कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. कम कौन सा है? क्लॉकवाइज 800. तो मेरा रिजल्टेंट मोमेंट है 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. तो आई वुड राइट इट विल टिल्ट in anti-clockwise direction. वो anti-clockwise direction में झुकेगी. क्लियर है? You could have written this here and you could have found this resulting moment later. पर मैंने सेकेंड क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्व मैंने यही कर दिया है. सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. अब उसने बोला है how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 ग्राम फोर्स. उसने बोला कि भाई अगर मेरे पास और एक वेट है 40 ग्राम फोर्स का, तो उसको यूज करके मैं रूल को बैलेंस कैसे कर सकता हूं. अब स्केल जिस डायरेक्शन में झुकने वाली है तो वो जो एक्स्ट्रा वेट होगा वो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड में लगेगा. ये स्केल है, ऐसी झुक गई तो मैं वेट को यहां लगाऊंगा तभी तो वापस ऊपर आएगी. तो ये तो बात श्योर है कि जो वेट होगा 40 ग्राम फोर्स का वो मैं यहां तो लगाने नहीं वाला. यहां कैसे लगाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, तो मुझे लगाना कहां है? क्लॉकवाइज में.
पर वो कितना डिफरेंस मुझे कवर करना है, कितना डिफरेंस मुझे कवर करना है 800 का, कितना डिफरेंस कवर करना है, जितना भी रिजल्टेंट मोमेंट आता है वी हैव टू कवर दिस मच ऑफ मोमेंट, तभी जाके मेरी रूल बैलेंस होती है। अगर यहाँ पे 1000 आया रहता, लेकिन इट वुड हैव बीन, हमको 1000 मोमेंट ऑफ फोर्स को कवर करना पड़ता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट मोमेंट जो है 800 का, उतना मुझे कवर करना है। तो मैं वापस लिखूंगा कि भैया रिजल्टेंट मोमेंट जो होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स उन्होंने दे रखा है कितना, 40 ग्राम फोर्स, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है x, इतना मुझे कवर करना था, तो 840 इंटू x, 40 इधर आ गया, 800 बाई 40, तो मेरे को आंसर आ गया है x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। मतलब जो एडिशनल फोर्स है, जो एडिशनल वेट है 40 ग्राम फोर्स का, वो मुझे लगाना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। इट इज नॉट द आंसर, it is at the distance of 20 centimeter. So can we write therefore additional weight of 40 gram force is to be kept at a distance of 20 centimeter, that is 50 plus 20, 70 centimeter mark, that is at 70 centimeter mark to the right of point O। मतलब भैया ये जो एक्स्ट्रा वेट है 40 ग्राम फोर्स का, वो मुझे यहां लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रूल बैलेंस होगी। ठीक है, तो मैंने एकदम डिटेल में लिख दिया है कि ये जो एडिशनल वेट है 40 ग्राम फोर्स का, ये मुझे लगाना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मतलब अगर मैं फलक्रम से डिसाइड करूं तो 50 प्लस 20 दैट इज 70 सेंटीमीटर के मार्क पे लगाना पड़ेगा, तब जाके रूल बैलेंस होगी। क्लियर है? तो भाई लिख लो फटाफट। एक और ये सम है इन योर टेक्स्ट बुक, सम नंबर 14, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अच्छा सम है, ट्रिकी सम है। विल रीड द सम स्टेट्स दैट when a boy weighing 20 kilogram force, एक लड़का है जिसका weight is 20 kilogram force, sits at one end of a 4 meter long seesaw। एक seesaw है, seesaw मतलब पता है ना, वो बच्चे लोग खेलते हैं ऐसा, तो it is a 4 meter long seesaw। तो boy is sitting at its one end and उसका weight is 20 kilogram force, it gets depressed at this end। मतलब जिस एंड पे बच्चा बैठा है वहां पे वो सीसो डिप्रेस हो गया, झुक गया। अब उसने बोला है हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 किलोग्राम फोर्स, बाय अ मैन वेइंग 40 किलोग्राम फोर्स। let's draw the diagram। let's say this is a 4 meter long seesaw like this, और यहाँ पे ऐसा बैठने का कंपार्टमेंट बना लेते हैं भैया। ठीक है, कंपार्टमेंट बना लिया मैंने ऐसा। तो ये एक 4 मीटर लंबा सीसॉ है, यहाँ पे अपना भाई बैठा है, अपना बॉय बैठा है, जिसका वेट इज 20 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अब ये बंदा, ये जो बॉय हु इज सिटिंग हियर, जिसका वेट इज 20 किलोग्राम फोर्स, इसके यहाँ पे बैठने से ये जो सीसॉ है वो यहाँ पे डिप्रेस हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुक गया। अब उसने बोला है कि देयर इज अ मैन हुज वेट इज 40 किलोग्राम फोर्स, उसको मैं कहां बिठाऊं सो दैट ये जो सीसॉ होगा वो बैलेंस होगा। तो isn't it obvious guys कि ये जो आदमी है उस वेट इज 40 किलोग्राम फोर्स, हमको उसको ये साइड ही बिठाना पड़ेगा, तभी जाके ये सीसॉ वापस बैलेंस होगा। पर एग्जैक्टली कहां पे वो तो पता ही नहीं है, तो वही तो मुझे फाइंड करना है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लास्ट समय भी बोला था कि कभी भी तुमको इफ यू कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक बैलेंस, ठीक है, इफ यू कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक बैलेंस और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब लगाना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स,
तो जब वो आदमी को मैं यहाँ बिठाता हूँ, तो कहना इसे वो इस सीसॉ को क्लॉकवाइज में टिल्ट करेगा, तो लगाओ फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो आई वुड से बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स will be equal to sum of anti-clockwise moments। अब क्लॉकवाइज में इस बंदे को बिठाया है जिसका वेट इज 40 किलोग्राम फोर्स, तो भाई उसका फोर्स तो पता चल गया 40, एंड कहां बिठाना है वो अपने को पता है क्या, नहीं पता। तो लेट दैट डिस्टेंस बी x। कमिंग बैक टू एंटी क्लॉकवाइज, ये जो बच्चे को बिठाया है उसका वेट इज 20, मतलब फोर्स आ गया 20। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लें, कोई बोलता है सर 4 लेंगे, कोई बोलता है 2 लेंगे, सर बड़ा कंफ्यूजन है सर की करे क्या। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से लेते हैं ना, हमारा फिक्स्ड पॉइंट तो सीसॉ का हमेशा मिडिल पॉइंट होता है। टोटल लेंथ सीसॉ की 4 मीटर है ना, तो इतनी लेंथ कितनी होगी, दैट वुड बी 2 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा होगा 2 मीटर। अब 40 को वहां भेजूंगा तो हो जाएगा डिवाइड, ये 1 जा 2 जा 2 कट हो गया, x का वैल्यू आया 1 मीटर। मतलब हमारा ये जो आदमी है, ये जो मैन है, सो देयरफॉर अ मैन ऑफ वेट 40 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, उसको कहां बिठाना पड़ेगा, he has to sit at a distance of 1 मीटर, ठीक है, he has to sit at a distance of 1 meter from the fixed point at the other end, समझा, सिंपल था, खाली ये समझना था कि ये पूरा डिस्टेंस 4 मीटर है, but while taking perpendicular distance it has to be taken 2, and it was very obvious कि आदमी को मैं यहाँ तो बिठा नहीं सकता, तो उसको बिठाना ऑपोजिट एंड पे ही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे बिठाना है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाना है, एग्जैक्टली कहाँ बिठाना है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाना है। क्लियर है? इफ इट इज क्लियर तो कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम इज 15। लेट्स रीड द सम। ये बोल रहा है कि एक फिजिकल बैलेंस है, हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। फिजिकल बैलेंस, अरे भैया सब्जी वाले ऐसे लेके एक पैन पे वो वेट रखते हैं, दूसरे पैन पे तुम्हारी सब्जी रखते हैं और मेजर करते हैं, दैट इज फिजिकल बैलेंस, ठीक है। सो अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। What weight kept on the longer arm? What weight kept on the pan of longer arm will balance an object of 100 gram force kept on the other pan? मतलब उसने बोला है कि जो लॉन्गर आर्म है उसके ऊपर मैं कितना वेट रखूं so that ये जो शॉर्टर आर्म पे 100 ग्राम फोर्स का वेट रखा है ना, वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे। तो भैया क्या है ये अपना फिजिकल बैलेंस, इसको भाई हैंग करा हुआ है, ठीक है। एक लेट्स से ये 60 सेंटीमीटर का है, लेट्स से ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर 100 ग्राम फोर्स का वेट रखा हुआ है। तो इसके ऊपर भाई हम कितना वेट रखेंगे, कि वो बैलेंस हो जाए, समझ में आ रहा है सबको, और वो बैलेंस ही करना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, whenever you see any word like balance और horizontal blah 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 blah, तो हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, राइट। तो लगाओ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कितना सिंपल है
मैं सीधा बोलूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। क्या होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ना ये वाला जो वेट है वो पैन को इधर झुकाएगा, दैट इज क्लॉकवाइज झुकाएगा। सिमिलरली ये वाला पैन को एंटी क्लॉकवाइज झुकाएगा, है ना। तो अभी क्लॉकवाइज के बारे में बात करूं तो मेरा फोर्स है 100, डिस्टेंस कितना है 40। एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो फोर्स मुझे पता नहीं है, दैट इज x, डिस्टेंस कितना है 60। तो भैया यहां पे ले लेते हैं 100 into 40 by 60, 2 2s are 2 3s are, so that is 200 by 3, ठीक है। तो ये आते जाएगा 66.6666 blah blah blah, so which can be written as 66.67 gram force, 66.67 gram force। तो इतना वेट मुझे रखना पड़ेगा लॉन्गर आर्म के ऊपर, इतना वेट मुझे रखना पड़ेगा लॉन्गर आर्म के ऊपर कि ये जो फिजिकल बैलेंस है वो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। पहले क्या था, जब 100 ग्राम फोर्स इस पे रखा था शॉर्टर आर्म पे तो वो ऐसा झुका हुआ था और लॉन्गर आर्म थोड़ा ऊपर आ गया था। जब मैं इसके ऊपर बैलेंस रखूं, इसके ऊपर वेट रखूंगा 66 का, तब जाके ये पैन जो है ऐसे बैलेंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल सा था। सिर्फ याद रखना है बैलेंस या तो हॉरिजॉन्टल, बैलेंस या तो हॉरिजॉन्टल। बैलेंस बढ़ाया, हॉरिजॉन्टल बढ़ाया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Alright बच्चों, this is also very important sum from board's point of view। एग्जाम में ये 3 या 4 मार्क के आने के चांसेस है, ठीक है। We'll read the sum फटाफट। A uniform half meter rule can be balanced at 29 centimeter mark when a mass of 20 gram is hung from its one end. Draw a diagram of the arrangement. Find the mass of the half meter rule. तीसरा, in which direction would the balancing point shift if 20 gram mass is shifted inside from its one end? From its one end. तो भैया एक हाफ मीटर रूल है। हाफ मीटर रूल बोले तो 50 सेंटीमीटर वाली रूल है, जिसको उन्होंने बैलेंस किया 29 सेंटीमीटर पे। तो वो बैलेंस होगी क्या, होगी क्या, नहीं होगी। कहां पे होगी, 25 सेंटीमीटर पे। पर जबरदस्ती किया, जबरदस्ती किया, कैसे किया, एक्स्ट्रा एक 20 ग्राम फोर्स का वेट लटका के। कहां पे, एक ऑपोजिट एंड पे, ऑपोजिट एंड पे उन्होंने लटका के किया है। तो उन्होंने बोला भैया डायग्राम बनाओ। तो भैया डायग्राम तो हम बना सकते हैं, डायग्राम बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये हमने बना लिया डायग्राम। ये है मेरा 10 सेंटीमीटर का बार, ये है मेरा 20 सेंटीमीटर का बार, ये है मेरा 30 सेंटीमीटर का बार, ये है 40, ये है 50। अरे भैया बड़ी बन गई, ठीक है छोटी कर देते हैं। ये हो गई 50 सेंटीमीटर की बार। तो ये मैंने बना दी है, ये मैंने बना दी है एक हाफ मीटर रूल। उसको बैलेंस कहां कर रखा है, बैलेंस करा हुआ है 29 सेंटीमीटर पे, 29 सेंटीमीटर पे, 29 सेंटीमीटर पे। तो समझो बैलेंस करा हुआ है यहाँ पे 29 सेंटीमीटर पे। दिख रहा है सबको, ये 30 लिखता हूँ ऊपर और 29 लिख दिया मैंने यहाँ पे। आई होप इट इज विजिबल। तो उसको उन्होंने करा हुआ है 25 सेंटीमीटर के मार्क पे। अरे मजा नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। We can draw a scale and we'll take the distance of 5 centimeter. That will make our life simple. So this is 0, this is 5, this is 10, this is 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. Since it is hung, it is balanced at 29 centimeter mark. Let's say वो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ है, वो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ है। दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। पर एग्जाम में उन्होंने डायग्राम बनाने को बोला है तो हम ऐसा बनाएंगे। ये मेरा बैलेंसिंग पॉइंट है, दिस इज एट 29 सेंटीमीटर मार्क एंड दिस वाज 25।
ठीक है, तो मैंने, और उन्होंने क्या बोला है, एंड 20 ग्राम, a weight of 20 ग्राम is hung from its one end। अब दिमाग लगाना है, अब दिमाग लगाना है कि समझो फिलहाल वेट नहीं है, फिलहाल वेट नहीं है, तो स्केल कहीं झुकने वाली है कि बैलेंस रहेगी? हाँ हाँ सर झुकेगी ना सर। अरे कैसे झुकेगी? इस तरफ कि इस तरफ? इस तरफ झुकेगी ना, क्योंकि बच्चा लोग आइडियली वो बैलेंस कहाँ होनी चाहिए थी? 25 पे। उन्होंने जो फलक्रम है वो यहाँ शिफ्ट किया, मतलब स्केल का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इस साइड है, तो स्केल विल टिल्ट दिस साइड। तो अगर उनको ये 20 ग्राम का फोर्स हंग करना है, तो इजंट इट ऑब्वियस इट हैज टू बी एट दिस साइड, इट हैज टू बी एट दिस साइड। तो भाई मैंने 20 ग्राम फोर्स का जो वेट है वो यहाँ हंग कर दिया, वो मैंने यहाँ कर दिया। तो डायग्राम तो मैंने बना लिया है, डायग्राम मैंने बना लिया है। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। अगेन बैलेंस वर्ड आ गया है भाई, बैलेंस वर्ड आ गया है। अब बैलेंस वर्ड आ गया तो हम करते क्या है, बैलेंस वर्ड आ गया तो हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो मैं बोलूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होगा? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सम ऑफ clockwise moments will be equal to sum of anti-clockwise moments, sum of anti-clockwise moments। लगाओ दिमाग, ये वेट घुमाएगा इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये स्केल खुद झुकने वाली है इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करेक्ट करेक्ट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट कैसे होगा? फोर्स दैट इज 20 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया लगाया है 50 पे, फलक्रम है 29 पे, तो डिस्टेंस कितना होगा? 50 माइनस 29। अब उन्होंने बोला फाइंड द वेट ऑफ द रूल। अब ये जो रूल झुक रही है यहाँ पे, वो खुद के वेट की वजह से डिप्रेस हो रही है, तो उसका वेट ही तो पूछा है जो मुझे पता नहीं है। सो आई वुड से दैट इज x। जिसने वीडियो पूरा देखा है वो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकता है, जिसने वीडियो पूरा देखा है वो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकता है ना? क्या बोला था मैंने पहले सब में कि whenever they have asked us to find the rule का वेट, स्केल का वेट पूछा है, तो उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? वो होगा आइडियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फलक्रम जहां पे रखा है उसके बीच का डिस्टेंस। आइडियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फलक्रम एक्चुअल में जहां पे रखा है उसका डिस्टेंस। आइडियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए थी 25 पे, फलक्रम रखा है 29 पे, डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ है 29 माइनस 25। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो दैट इज 20 इनटू सब्ट्रैक्ट किया 21, दिस इज x इनटू 4 भैया मल्टीप्लाई हो रहा है, होते भेज दिया तो 20 इंटू 21 बाय 4 4 1 जा 4 5 जा 21 5 जा 105 ग्राम फोर्स है, 105 ग्राम। तो वो जो स्केल है उसका खुद का वेट जो है वो 105 ग्राम का है, 105 ग्राम का है। आई सपोज ये भी डाउट क्लियर हो गया है। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन बोला है जो थोड़ा थ्योरेटिकल है कि भैया ये हमारी जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ये जो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट है जो अभी 29 पे है, वो कहां पे शिफ्ट होगा? अगर मैं 20 ग्राम फोर्स को अंदर की तरफ लेके आऊंगा, अगर मैं 20 ग्राम फोर्स को अंदर की तरफ लेके आऊंगा, तो ये मेरा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो कहां पे शिफ्ट होगा? देखो, अगर ये रूल और बड़ी होती और ये मैंने एक्सट्रीम एंड पे लगाया होता ना, तो मेरा जो बैलेंसिंग पॉइंट होता वो टुवर्ड्स उस वेट होता। बट अब क्या हो रहा है? अब ये जो वेट है वो अंदर की तरफ खिसक रहा है, तो ये जो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो भी इस तरफ खिसकेगा। अगर उसको डिस्टेंस सेम रखना है, अगर उसको क्लॉकवाइज मोमेंट का वैल्यू और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का वैल्यू सेम रखना है, ठीक है, अगर उसको वैल्यू सेम रखना है तो वो सेम रखने के लिए ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर समझो मैंने हिलाया ही नहीं, 20 ग्राम फोर्स को मैंने अभी रख दिया है, लेट्स से 40 पे रख दिया,
40 पे रख दिया। तो अगर मैंने 40 पे रखा तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 11 का हो गया 11, और फोर्स कितना था 20, तो 11 into 20 हो गया है 220। Whereas एंटी क्लॉकवाइज का कितना है, एंटी क्लॉकवाइज का कितना है, स्केल का खुद का वेट 105 था और डिस्टेंस 4 था, तो 105 into 4 करेंगे तो 420 होगा। तो क्या ये और ये सेम है, नहीं है, तो मतलब मेरे को ये जो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट है उसको मुझे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा, अब चीजें क्लियर हुई होगी। मैं सेम जगह पे तो रख नहीं सकता, ऑब्वियसली मैं इस डायरेक्शन में भी रख नहीं सकता। अगर इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो डिस्टेंस और कम होगा और क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड एंड इट हैज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क। Not necessarily that you have to write 25 centimeter mark. You can say it has to be shifted towards the left side. ठीक है, towards the left side. So I would write that if this is the answer for third. If 20 gram mass is shifted inside, then balancing point, बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि वेट अगर अंदर आएगा तो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट भी इस तरफ शिफ्ट होगा। सो यू राइट इट ईदर ऑन द लेफ्ट साइड और राइट इट टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क। इट डज नॉट मैटर बिकॉज बहुत बारी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर टेक्स्ट बुक में तो ऐसा दिया है। अरे फर्क नहीं पैदा, बिल्कुल फर्क नहीं पैदा। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। If it is clear, please copy कर लो। So then balancing point will shift on the left side. समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि वेट अगर अंदर आएगा तो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट भी इस तरफ शिफ्ट होगा। So you write it either on the left side or write it towards 25 centimeter mark. It does not matter because बहुत बारी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर टेक्स्ट बुक में तो ऐसा दिया है। अरे फर्क नहीं पैदा, बिल्कुल फर्क नहीं पैदा। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर, प्लीज कॉपी कर लो। सो देन बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि वेट अगर अंदर आएगा तो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट भी इस तरफ शिफ्ट होगा। So you write it either on the left side or write it towards 25 centimeter mark. It does not matter because बहुत बारी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर टेक्स्ट बुक में तो ऐसा दिया है। अरे फर्क नहीं पैदा, बिल्कुल फर्क नहीं पैदा। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर, प्लीज कॉपी कर लो। ये भी एक सीसॉ वाला सम है, बहुत बढ़िया सम है। ठीक है ना, तो हम लोग ये भी एक सम सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा सम है। लेट्स रीड द सम। उसने बोला है ऑन अ सीसॉ two children of masses 30 kg and 50 kg are sitting on one side of it at a distance of 2 meter and 2.5 meter from its middle. Where should a man of mass 74 kg sit to balance it? मतलब भैया एक अपना सीसॉ है। चलो भैया, वो यहाँ से यहाँ पे मैंने फलक्रम लगा दिया है, तो सब कुछ सेम है ना। उसने बोला दो बंदे बैठे हैं, दो बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा बैठा है यहाँ पे जो 30 kg का है, वो सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट्स मिडिल से मतलब वो यहाँ से बैठा है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर एक दूसरा बच्चा बैठा है, वो सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ जो 50 किलो का है, वो सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द मिडिल। 2.5 मीटर फ्रॉम द मिडिल। उसने बोला कि अगर इस सीसॉ को बैलेंस करना है तो ये जो 74 केजी का आदमी है उसको कहां बिठाएंगे? सेम क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। तो 74 केजी का जो आदमी होगा वो ऑब्वियसली यहां बैठेगा। एग्जैक्टली कहां वो अपने को नहीं पता। मुझे ये पता है कि ये दोनों बच्चे मिलके इस सीसॉ को एंटी क्लॉकवाइज में डिप्रेस करेंगे।
एंटी क्लॉकवाइज में डिप्रेस करेंगे और ये आदमी मिलके सी सॉ को क्लॉकवाइज में डिप्रेस करेगा। तो अगर बैलेंस करना है, मैं कब से बोल रहा हूं, जब भी बैलेंस या हॉरिजॉन्टल वर्ड आएगा वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो सीधा मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाऊंगा, मैं बोलूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सम ऑफ clockwise moments will be equal to sum of anti-clockwise moments, sum of anti-clockwise moments। अभी clockwise movement में ये 74 kg के आदमी को बिठाया है, तो फोर्स तो उसका 74 हुआ। अब कितने डिस्टेंस पे उसको बिठाना है वो अपने को पता नहीं है, सो आई वुड से दैट बी x। ये दोनों बच्चे मिलके इस सी सॉ को एंटी क्लॉकवाइज में डिप्रेस कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट 30 kg वाला फोर्स। तो 30 kg के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, 30 इनटू इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो 30 इनटू 2 प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं, प्लस ये तो 50 किलो का बच्चा है, इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5, तो ये क्या होगा 74 into x, दिस इज 60, 50 into 2.5 कितना होगा भैया 100, 125, तो 74 into x that is equal to 185, 74 वहां पे जाएगा, 74 वहां पे जाएगा, so 185 by 74। भैया इतना बड़ा डिवीजन आता नहीं है भैया, तो नहीं आता तो ऐसे कर लो भैया, so that is 148, 15 में से 8 गया 7, ये 7 पॉइंट लगा दिया 0, आई गेस 5 से जाएगा 4, यस परफेक्ट। सो x का वैल्यू आएगा 2.5 मीटर। मतलब ये जो मैन है जो 74 kg का है, ठीक है, उसको मुझे इस साइड पे कितने डिस्टेंस पे बिठाना पड़ेगा, 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस पे, 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे, छाप लो इसको, आगे बढ़ेंगे। बच्चा लोग ये सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है, तो हम लोग जरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। देखते हैं, विल रीड द सम। उन्होंने बोला है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, वी कैन सी इट इन द डायग्राम। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका वेट 100 ग्राम फोर्स है। इसका वेट कितना है बच्चा लोग, 100 ग्राम फोर्स है, ठीक है। ये बैलेंस हो रही है एक नाइफ एज पे जिसको 40 सेंटीमीटर मार्क पे रखा है। ये बैलेंस हो रही है 40 सेंटीमीटर मार्क पे, कभी जब एक अननोन वेट ऑफ W इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर मार्क। क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी मीटर रूल 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगी क्या, नहीं होगी। आइडियली वो कहां बैलेंस होगी, 50 सेंटीमीटर मार्क पे, पर उन्होंने उसको जबरदस्ती बैलेंस करवाया। कैसे, 40 सेंटीमीटर पे फलक्रम रख दिया, एक अननोन वेट रख दिया W, ठीक है, एट 20 सेंटीमीटर मार्क। तो उसने क्या बोला है कि मेरे को वैल्यू ऑफ W फाइंड करो, ठीक है भैया, कर लेंगे। दूसरा उसने बोला रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा अगर इस वेट W को इंस्टेड ऑफ 20 उन्होंने 30 पे रख दिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आई रिपीट इट। उन्होंने बोला व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इफ दिस वेट इज शिफ्टेड टू 30 सेंटीमीटर मार्क। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि वेयर वुड आई कीप अनदर वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स, वेयर वुड वी कीप अनदर वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स टू बैलेंस दिस रूल, अगेन बहुत बारी ये वर्ड आ रहे हैं बैलेंस। तो भाई हम करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे। अब ये स्केल का जो वेट है वो स्केल को इधर टिल्ट करेगा, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो वेट है वो स्केल को इधर टिल्ट करेगा, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लगाओ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो आई वुड से बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट sum of clockwise moments will be equal to sum of
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सो अभी स्केल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन घुमा रहा है? स्केल खुद घुमा रही है, जिसका वेट इज 100 ग्राम फोर्स। अब मैं नहीं बताने वाला, ना 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 ना, अब मैं नहीं बताऊंगा। अब मेरे को बोलो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा भाई, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम नहीं बताओगे तो। क्योंकि ऐसे सिमिलर सम हम थर्ड टाइम कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड टाइम वी आर सॉल्विंग द सिमिलर सम, ठीक है। चलो यार बताइए, तो टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। तो जब भी मैंने बोला था कि वेट, स्केल का वेट अगर कंसीडर करते हैं तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द एक्चुअल प्लेस ऑफ फल्क्रम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइडियली उसकी होनी चाहिए थी 50 पे, फल्क्रम को रखा है 40 पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना 10 का। ये जो अननोन वेट है W, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज ऑफ 20। तो भाई 20 को मैं इधर लेके गया, डिवाइड हो गया, दैट इज इक्वल टू W, दिस इज 5 तो क्या हो गया? 5 into 10 क्या हो गया? 5 into 10 हो गया 50 ग्राम फोर्स। तो मेरे को W का वैल्यू आ गया कि भाई वो 50 ग्राम फोर्स है। तो मैंने पहला आंसर कर दिया है। अब उसने बोला कि भैया अगर W को मैंने 30 सेंटीमीटर पे मूव करा तो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो भाई मैं काम करता हूं, मैं क्लॉकवाइज मोमेंट्स निकाल देता हूं। क्लॉकवाइज मोमेंट तो स्केल करवा रही है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट तो खुद स्केल करवा रही है, जिसका वेट है 100 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता था 10, सो दैट इज 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब एंटी क्लॉकवाइज कौन कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज वो वेट करा रहा था, सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वेट करा रहा था। वेट का वैल्यू कितना आ गया? 50। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? अगर उसको 30 सेंटीमीटर पे लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 10 का। तो 50 into 10 हो गया 500 ग्राम फोर्स। 500 ग्राम फोर्स। तो मेरा रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा? दैट वुड बी 1000 minus 500, so that is 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर। किसका मोमेंट ज्यादा था? क्लॉकवाइज का ज्यादा था, तो भाई वो कहां टिल्ट करेगी? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट करेगी। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट करेगी। अब उसने बोला कि मेरे पास और एक वेट है 50 ग्राम फोर्स का और मेरे को रूल को बैलेंस करना है। तो isn't it obvious, if we have one more weight then we have to keep that weight here only, because इसका मोमेंट ज्यादा है, स्केल ऑलरेडी यहाँ पे झुक रही। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है 50 ग्राम फोर्स का, ये जो एक्स्ट्रा वेट है, सिंस स्केल तो ऑलरेडी यहाँ पे झुक रही है, तो isn't it obvious कि उसको यही डालना है। और अगर उसको यहाँ पे डालना है और स्केल को बैलेंस करना है, तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स मुझे ओवरकम करना पड़ेगा? ये जो रिजल्टेंट मोमेंट है उतना मोमेंट ऑफ फोर्स मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। तो कैन वी से दैट दिस इज फॉर द थर्ड पार्ट गाइस, कैन वी से दैट रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारा जो नया फोर्स है, नया जो वेट है वो 50 है, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मेरे को पता है 500 ग्राम फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स ओवरकम करना है। 500 अपॉन 50 दैट इज x, तो x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। सो therefore can I say a weight of 50 gram force should be kept at a distance of 10 centimeter to the left of 40 सेंटीमीटर मार्क। मतलब इस 40 सेंटीमीटर मार्क के लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये वाला वेट मुझे रखना पड़ेगा, तब जाके स्केल होगी बैलेंस। आर यू क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट सब बच्चा लोग 4 मार्क के लिए है, ठीक है। इसको अच्छे से समझो,
नहीं आ रहा है फिर से रिवाइंड करो एंड कॉपी कर लो, प्लीज कॉपी कर लो।